रंगों का त्योहार होली का सबको बेसब्री से इंतजार होता है। एक ऐसा त्योहार जिसमें सब आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग खेलते हैं, मिठास भरी गुंजिया खिलाते हैं। पहले दिन होली का दहन और फिर अगले दिन होली का उत्सव। 2 दिन के इस त्योहार में तिथि, नक्षत्र और राशियों की बड़ी भूमिका होती है। इस बार होली पर ग्रहण की साया है। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण है। ऐसे में किस राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, इसे जानने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप परेशान ना होइए। आपकी राशि पर साल के पहले चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सब जानेंगे अपने इस खास प्रोग्राम चंद्र ग्रहण वाली होली में। सब जानेंगे अपने इन खास मेहमानों से जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ज्योतिष आचार्य रितु सिंह भी है। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। और ज्योतिष आचार्य सैवी सिंह भी है हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहने वाला है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, चंद्र ग्रहण क्या है और क्या कुछ इसका इस बार प्रभाव रहने वाला है? पूरे भारत में दिखेगा, 47 मिनट तक लगभग दिखेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, कर्क लग्न की कुंडली बनेगी और सिंह राशि में चंद्रमा केतु है जो ग्रहण योग बनाता है। और आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि पर मंगल, राहु, सूर्य और बुध है। तो सूर्य बुध मिलाकर के आपका बुधादित्य योग बनाएगा। राहु मंगल मिलकर अंगारक योग बनाता है, जो एक प्रकार का बहुत बड़ा विस्फोटक योग होता है, जो देश विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ग्रहण का बहुत गलत असर पड़ेगा। और वहीं आपके नवम भाव में शुक्र शनि बैठा हुआ है और आपके 12वां में मिथुन राशि का बुध बैठा है। तो ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं कि जब भी ये ग्रहण लगता है तो ग्रहण कभी भी अच्छा फल नहीं देता। और ये जो ग्रहण लगेगा भारतीय समयानुसार आपका 3:20 पर प्रारंभ होगा, 5:04 पर इसका मध्य होगा, 6:47 पर इसका मोक्ष होगा। भारत के पूर्वी भागों में जैसे मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय इत्यादि शहरों में ये दिखाई देगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। और इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पहले से शुरू हो जाता है और इस ग्रहण काल में बालक, वृद्ध, रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन निषिद्ध होता है। खास तौर से ग्रहण काल, उसके बाद जो ग्रहण काल का समापन होगा वह कोलंबिया, ब्राजील, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ग्रहण के अंत का समय है। और ग्रहण का मोक्ष भारत के पूर्वी भागों में देखने को मिलेगा। तो ग्रहण है कभी भी अच्छा फल नहीं देता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव बहुत ही विस्फोटक पड़ेगा, क्योंकि जहां ये लग रहा है, खास तौर से जिन जिन देशों में लग रहा है विदेशों में, वहां के लिए ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा। जैसे कोलंबिया है, ब्राजील है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जिन जिन देशों में लग रहा है युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, भूकंप बड़े लेवल पर आएगा और राष्ट्रीय लेवल पर काफी उथल पुथल होगा, राजनीतिक उथल पुथल होगा। अभी जो पूर्वी प्रदेशों में या अभी जो वर्तमान में 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है, उसमें सनातन धर्म का बोलबाला रहेगा। सनातन धर्म से जुड़ी पार्टियां सत्ता में आएंगी। और नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, आपके पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ ग्रहण से लेकर के 0 से लेकर के 15 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर आपका भूकंप आएगा, भूस्खलन होगा। और इसकी जो रिएक्टर पैमाने पर इसकी इंटेंसिटी होगी 2.5 से लेकर के 5.3 का होगा, जिसमें धन जन की हानि नहीं होगी। पश्चिम प्रदेश में, जैसे पश्चिमी प्रदेशों में क्या होगा कि हवाई दुर्घटना हो सकते हैं, हवाई दुर्घटना में किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हो सकती है। और यह जो ग्रहण काल है किसी संत की इज्जत की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। देश के लिए चुनौती होगा, चूंकि अब भारत में भी लग रहा है तो भारत पर सूतक पातक लगेगा। जो ग्रहण काल के नियम है वो लगेगा। और इसमें भारत जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कई देशों में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होगा, कोई नया नियम कानून बनेगा। ऋतु जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल रहने वाला है। देखिए, जानकारी के अनुसार कि राशियों पर काफी ज्यादा प्रभाव रहने वाला है चंद्र ग्रहण का। ग्रहण का प्रभाव सभी पर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो कुछ भी खगोलीय घटना घटती है ब्रह्मांड संहिता के अनुसार सबका प्रभाव पड़ता है। तो ऋतु जी, आपसे मेरा सवाल रहने वाला है कि क्या इस बार चंद्र ग्रहण का जो समय है वो क्या होने वाला है और भारतवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
बिल्कुल, देखिए इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है फाल्गुन पूर्णिमा पर 3 तारीख को, और ये चंद्र ग्रहण इस बार भारतवर्ष में भी दृश्य है, देखा जा सकता है। तो इसका जो सूतक है, पातक है, वो भारतवर्ष में भी मान्य होने वाला है। और इसका भारतीय समयानुसार अगर हम बात करें तो दोपहर 3:20 पर ये ग्रहण आरंभ हो रहा है और शाम को 6:47 पर इसका समापन हो रहा है इस ग्रहण का। तो जब भी कोई चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले से ही इसका सूतक लग जाता है। तो हमारे भारतवर्ष में सुबह 6:20 से ही इसका सूतक आरंभ हो जाएगा और इसका जो मध्यकाल है वो शाम को 5:04 पर है, जो हमारे भारतवर्ष में दृश्य भी है, क्योंकि देखिए दिन में चंद्र ग्रहण है तो भारत में नहीं दिखाई देगा। जो चंद्र का समय है भारतवर्ष में वो शाम को 6 बजे के आसपास है। तो इसका प्रभाव पूरे देश विदेश सभी पर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी घटना, खगोलीय घटना जब भी घटित होती है तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। और ये क्योंकि मन का कारक है, चंद्रमा को हम कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता, तो इसका सभी के मन पर प्रभाव पड़ने वाला है। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो किसी न किसी कारण से आप देखेंगे कि लोगों का मन परेशान होता है, किसी न बात को लेके वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत एक्टिव हो जाती है, लोग नकारात्मक होने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद की स्थिति आ जाती है, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ता है। तो इस ग्रहण का प्रभाव हम सब पर ही है, जीव जंतु सब पर पड़ेगा। देश में कुछ ऐसी घटनाएं, क्योंकि देखिए जल से संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं इस बार। कहीं ना कहीं से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, चाहे भारत का चाहे विश्व का, भारत में खास तौर से जो पूर्वोत्तर एरिया है वहाँ पर आप पानी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी देख सकते हैं, बाढ़ की स्थिति या एक तरह से जैसे सुनामी की स्थिति, इस तरह की कोई स्थिति अवश्य इन 3 महीनों के अंदर, क्योंकि कोई भी ग्रहण का प्रभाव होता है वो 3 महीने तक रहता ही रहता है। व्यापक प्रभाव तो देखिए 15 दिन पहले और 15 दिन बाद रहता है, लेकिन उसके बाद भी 3 महीने तक रहता है। तो और ग्रहण जब मन पे लगता है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें संचालित मन से होती हैं, तो जो राज सत्ता है वहाँ भी आप देखेंगे बहुत उथल पुथल हो सकती है। देश के कई जगह पर सत्ता में उथल पुथल आप देखेंगे, राजनेताओं के बीच में मतभेद देखेंगे, छोटी छोटी युद्ध की घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं और प्राकृतिक आपदा इससे, क्योंकि चंद्रमा जब भी राहु के साथ आता है तो इस समय प्राकृतिक आपदाएं आप देख सकते हैं, भूकंप है, बाढ़ है, इस तरह की स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। और सभी राशियों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव है। इनसे कुछ न कुछ सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपका मन अकारण परेशान होगा, तो आपको सावधानियां अगर हम बरतते हैं इस दौरान तो हमें उसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। तो अब अरविंद त्रिपाठी जी से समझने का प्रयास करते हैं कि शुरुआत की जो 4 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है? देखिए क्या है कि जब ये ग्रहण लगेगा तो खास तौर से जो मेष राशि के जातक हैं इनको ध्यान रखना है, इनका मन हर्ट हो सकता है, इनको एग्रेशन में रहेगा, क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 भी है और मेष राशि वालों के लिए थोड़ा समय ठीक नहीं है। इनको कोई अपना धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, इनकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर इनको हड्डी से संबंधित बीमारी तो बढ़ सकती है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के इनको अलर्ट रहना है और प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा होगा तो इसमें इनको परेशानी आ सकती है, अपना इनका कोई धोखा दे सकता है। इसमें इनको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। और ग्रहण काल में इनको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करना इनके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल के बाद आप क्या करें कि अपने घरों को धो लें और अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगावें और तब जाकर के किसी सफेद वस्तु का दान करें। जो वृष राशि के जातक हैं इनको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में आपको व्यथा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, नए तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपने किसी काम न होने या होने की कल्पना को लेकर के परेशान हो सकते हैं, आपकी निगेटिव थॉट में जा सकते हैं। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नकारात्मक प्रकार के लोगों से आप दूर रहें, किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलें जो आपको परेशानी में डाले, आपकी मन की व्यथा को बढ़ावे, ऐसे लोगों से बचिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए कार्य करिए, यह आपके लिए बेहतर होगा। माता पिता की बात को माने। ग्रहण काल में आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का आप जप करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए यह कालखंड, इनके यहाँ यह कालखंड काफी अच्छा रहेगा। इनके घर में चल अचल संपत्ति आएगी, बड़े पैमाने पर इनका काम सिद्ध होगा। अगर कोई काम रुका हुआ है वो मिलने की संभावना बन रही है।
अगर ये नौकरी के लिए एफर्ट करते हैं इसमें इनको बड़ा लाभ मिलेगा। फाइनेंस के मामलों में इनको बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अगर ये मीडिया में, टेक्निकल फील्ड में है, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, खिलाड़ी हैं, जिनको बड़े लेवल पर अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी और इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगा। इनको ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करें, ओवर रेटिंग करने से बचें और बहुत स्पष्ट और सत्य न बोलें, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है, गाय को रोटी गुड़ खिलाना है, दुर्वा चढ़ाना है और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आपको जप करना आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक है, आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर ही ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा के नाते ग्रहण योग वहां केतु के नाते क्या होता है कि व्यक्ति का मन उद्विग्न रहता है, अकारण परेशान रहता है, वह उसके मन में अनेक प्रकार की व्यथा रहती है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है। तो कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते, चंद्रमा मन का कारक होते, इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, भगवत भजन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय और ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। और ग्रहण काल के बाद क्या करें कि घर में नमक के पानी का पोछा लगावें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, सफेद वस्तु का दान करें। मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर किसी को अपनी नहीं पता है तो उनको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, सफेद वस्तु दान करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? चंद्र ग्रहण पर करे तो क्या करे, क्या सावधानी बरते और क्या ना करे? सैवी जी, आपसे मेरा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा जो है वो पीड़ित स्थिति में आ रहा है, यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले ये जो है एक भौगोलिक घटना है, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हर व्यक्ति विशेष वस्तु पर पड़ता है। और ऐसे में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो टाइम होती है, यहाँ पर विशेष राशि को ना देखकर अगर आप मेदिनी ज्योतिष समझते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ज़्यादा परमानेंट दिखता है। दो चीज़ें समझिए, ये ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि हमारी देश की कुंडली से चतुर्थ भाव सत्ता के भाव की राशि है। और इस समय के दौरान जो प्लैनेट के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो राहु है वो कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग बना रहा है। कुंभ राशि पश्चिमी देशों की राशि मानी गई है और यहाँ पर जो सूर्य की राशि में ग्रहण का पड़ना, केतु का यहाँ पे स्थित होना, ये दो चीजों को इंडिकेट करता है। एक, पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा कलह कलेश उथल पुथल की स्थितियां जो है वो अभी बनने वाली हैं। दूसरी चीज ये कि विमान से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं और विशेष करके आगजनी के हादसों में सिंह राशि जो मानी गई है वो उच्च एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की राशि मानी गई है, यानी कि मंत्रियों की राशि, पद प्रतिष्ठा की राशि, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की राशि, नेताओं की राशि, पॉलिटिशियंस की राशि जो मानी गई है वो सिंह राशि है। इस राशि में ग्रहण लगने का दो मतलब है। एक, चंद्रमा का पीड़ित स्थिति में आना, यानी कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होना, शेयर बाजार में बहुत ही ज्यादा उठापटक आपको इन आने वाले 3 महीनों में देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। दूसरी चीज, सिंह राशि क्योंकि प्रभावित हो रही है, राजा की राशि प्रभावित हो रही है, तो यहां पर आप देखने वाले हैं कि सबसे पहले अपने ही देश में देश की सरकार के प्रति विरोध की जो भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है हर किसी व्यक्ति विशेष के मन में, और इसका कहीं ना कहीं जो एक हवा है वो ऑपोजिशन से आती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज, विमान दुर्घटना में किसी बड़े नेता की जान माल की हानि फिर से होना, जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले हुई है, उसके अंदेशे जो हैं वो बहुत हाई हैं। आने वाले चुनावों पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। और इसका रीजन सिर्फ चंद्र ग्रहण ही नहीं है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक ही पखवाड़े में पड़ना और 15 दिन के अंतर्गत पड़ना और विजिबल होना जिन जिन देशों में, वहां पर ज्यादा राजनीतिक उठापटक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध की जो स्थितियां वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई और ऐसे ही जो अन्य मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं उसमें आने वाले 3 अंतराल महीनों के अंदर आपको ऐसी बड़ी उठापटक जो है वो देखनी पड़ेगी। अब यहां पर व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए? जितना ज्यादा आप इस समय के दौरान मानसिक जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, और साथ के साथ में आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते हो, दान पुण्य का कर्म विशेष करके कीजिए। नव संवत 19 मार्च से शुरू होने वाला है। अगर आपका सामर्थ्य है
इस बार देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा की उपाधि पर आ रहे हैं। अभी अतिचारी चल रहे हैं, 11 मार्च तक रेट्रो चलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च से। ऐसा ग्रह जो दान पुण्य के कर्म करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जब वो राजा की उपाधि पे आता है तो सबसे पहले आप धर्म कर्म के कार्यों से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बेहतर होती है। और क्योंकि चंद्रमा आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने वाला कारक ग्रह माना गया, क्योंकि जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है तभी हमें फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। तो ऐसे में अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप चावलों का दान कीजिए, कच्चे चावल का दान कीजिए, छबील लगाइए। दूध का दान अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, दही का दान आप कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देते हैं अगर आप जल से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ में मानसिक जाप ज़रूर कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो वाकई ये आने वाले समय में जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है वो छटती है, वो दूर होती है और आप खुद अच्छे निर्णय लेने के लिए सशक्त होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो मतलब इस चंद्र ग्रहण का भारतवासियों पर काफी ज्यादा नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ने वाला है आज सभी जी आपके अनुसार। जी बिल्कुल। अब ऋतु जी आपसे मेरा सवाल, देखिए अभी सभी जी ने बताया कि सिंह राशि पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सिंह राशि पर आखिरकार सिंह पर ही क्यों ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव? इसके साथ ही कन्या तुला वृश्चिक पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आप समझाइए। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये ग्रहण सिंह राशि में ही लग रहा है, और जब लगन में ही ग्रहण लगता है तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत विचलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति होती है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं और अनावश्यक क्रोध बहुत आएगा। क्योंकि देखिए सिंह राशि वैसे भी फायर एलिमेंट है, अग्नि प्रधान राशि है, और इस पे जब ग्रहण लग रहा है तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस समय अनावश्यक क्रोध आ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए उनको अपने नौकरी में बहुत सावधानी रखनी है कि अनावश्यक बॉस से उलझना नहीं है, उनको किसी भी बात पर बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई बहुत जल्दी स्टेप नहीं लेना है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि उनकी राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है उसमें ग्रहण लग रहा है। अब देखिए शुक्र और सूर्य भी आपस में विरोधी हैं, तो इसीलिए सिंह राशि वालों को काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं अगर कुछ उपाय करते हैं। अगर वो सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं, थोड़ा सा कुमकुम डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर सुबह सुबह 6:20 से पहले उनको सूर्य को अर्घ्य दे देना है। और जो भी उनकी अपनी दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ की है, अगर वो जो भी आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो 6:20 से पहले उनको कर लेना है। क्योंकि इस वर्ष सूतक का भी जो नियम है उसका पालन सिंह राशि वालों को ज़रूर करना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, अगर वो बीमार नहीं हैं, बच्चे नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान उनको ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो वो सुन भी सकते हैं मंत्र, लगातार वो सुने, और जो भी मंत्र उनसे आसानी से हो सके वो मंत्र वो कर सकते हैं। ग्रहण के बाद उनको थोड़ा सा अपनी राशि के अनुसार गेहूं और जौ का दान करना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा की वस्तुओं का भी दान अगर हो सके तो वो करना चाहिए। अन्न दान करें, पानी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चांदी के टुकड़े का दान कर सकते हैं सिंह राशि वाले लोग। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो देखिए कन्या राशि के जो राशि स्वामी हैं वो है बुध, और सिंह राशि में लग रहा है ग्रहण, तो सूर्य और बुध आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कन्या राशि वालों को मिले जुले प्रभाव मिलने वाले हैं। अगर पूरा देखा जाए तो उनके लिए ये शुभ होने वाला है। उनके लिए इस ग्रहण में जो रुके हुए कार्य थे वो इस दौरान बनने की संभावना लग रही है। कहीं ना कहीं से रुकी हुई धन राशि उनके पास आएगी इस वर्ष। तो कन्या राशि वालों का अगर संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, शादी विवाह को लेकर परेशान है, तो वो भी इस दौरान होने की संभावना है। उनको भी कुछ ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए। जैसे वो सुबह सुबह सूर्य को जल दें तो थोड़ी सी दूर्वा डालकर सूर्य को जल दे सकते हैं। और शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो स्नान उनको अवश्य करना है। स्नान तो देखिए सभी करना है, सबको ही करना होता है ग्रहण के बाद। कन्या राशि वाले लोग जब स्नान करें उसके बाद थोड़ा सा पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं और उससे स्नान करें। उसके बाद वो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें। साथ ही साथ साबुत मूंग का दान कर सकते हैं, ऋतु फल जो आजकल आ रहे हैं केले का दान कर सकते हैं। और किसी भी ब्राह्मण को वो अगर हो सके तो गुलाबी रंग का या वैसा क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य दान करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है।
तुला राशि लोगों की बात करें तो देखिए, जो तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और उन्हीं के नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, तो वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहेगी, परेशान रहेंगे, अनावश्यक उनके काम बनते बनते रुकेंगे, उनको लगेगा कि नहीं अब ये काम 99% पे आके उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके लिए 40-45 दिन का समय बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर वो बाहर विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये समय उनके लिए इसलिए पॉजिटिव है कि इनका वीज़ा अगर लगना है वो लग सकता है, या विदेश में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए, तो उसके लिए ये समय उनके लिए अच्छा है। उनको भी सुबह सुबह से ही पूजा शुरू कर देनी है, और कोशिश करें कि सूतक लगने के बाद से कुछ भी अन्न का ग्रहण ना करें, भोजन ना करें अगर उनकी शारीरिक स्थिति सही है तो। और शाम के समय जब हमारा ग्रहण का पूर्व काल है उसके बाद ही वो संबंधित वस्तुओं का दान करें। गुलाबी वस्त्र दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, दूध का दान सबको ही करना है। और तुला राशि के लोग देखिए, जरकन आता है एक डायमंड का जो सब्स्टिट्यूट होता है, वो किसी मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान की प्रतिमा हो उनके चरणों में रख के आना चाहिए उनको इस दिन ग्रहण के उपरांत। और इसके बाद देखिए, एक बहुत अच्छा उपाय जो कि सबको ही करना चाहिए, जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें, थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें अवश्य इस दिन, क्योंकि पूर्णिमा भी है और ग्रहण के बाद इस कार्य को करने से उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं ग्रहण के वो नहीं होंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए, ये एक जलीय राशि है, जल प्रधान राशि है और चंद्रमा जल का कारक है, तो इनको भी थोड़ी सी मानसिक स्थिति इनकी खराब हो सकती है, किसी बात को लेके बहुत नेगेटिविटी आ सकती है इनके अंदर, हो सकता है इनके कुछ मित्रों के साथ अनबन हो जाए, इनको कुछ संतान से संबंधी भी कोई कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नज़र आ रही है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इस समय थोड़ा सा मन से न करके वो मस्तिष्क दिमाग से उनको कार्य करना चाहिए, मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसका उन्हें फिर आगे चल के उसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें वृश्चिक राशि वाले लोग, और ग्रहण के उपरांत थोड़ा सा गुड़ का दान अवश्य करें। चावल, दूध, चीनी, दही के साथ साथ गुड़ का दान इनके लिए बहुत आवश्यक है। अनार का दान कर सकते हैं, और अपने निकटवर्ती किसी मंदिर में जाके हनुमान जी के पास अगर जाके दर्शन करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, तो इनके लिए ये ग्रहण शुभ रहने वाला है। तो मतलब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो हमने ऋतु जी से जाना। अब सैवी जी से जानते हैं कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को चंद्र ग्रहण से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए धनु राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इनके भाग्य स्थान पर ग्रहण की स्थिति जो है वो बन रही है। यहाँ पर केतु ऑलरेडी प्लेस्ड है और ये त्रिकोण का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब वही ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो वो आपके जीवन में थोड़ा सा दुष्प्रभाव जो है वो दे सकता है। त्रिकोण के भाव में चंद्रमा का पीड़ित होना और केतु के साथ युति बनाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य में, भाग्य उदय में थोड़ी सी डिले जो है वो लेकर आता है। साथ के साथ ये भाव जो है वो धर्म, कर्म, कार्यों का भी भाव माना गया है। तो जितना धर्म कर्म के कार्य से जुड़ते हैं आप इस वर्ष के दौरान विशेष करके, उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि ये नवम भाव है तो ये लॉन्ग ट्रैवल्स का भी भाव माना जाता है, और क्योंकि 45 दिन तक लगभग जो ग्रहण काल का असर होता है वो रहता है, तो इस अवधि के दौरान अगर आप कहीं भी फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल्स पर जाने का सोच रहे हैं तो विशेष करके मुहूर्त आदि जो है वो आपको देखकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है वो ऑल ओवर यूनिवर्सली जो है वो थोड़ा सा उठापटक का चल रहा है। साथ के साथ अगर आप कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे, विदेश में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करके आप कोई नया कार्य जो है वो शुरू करने वाले थे, या देश के अंदर ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहते थे, इसमें भी थोड़ा सा धैर्य जो है आपको इस समय के दौरान बनाए रखना है। अप्रैल तक जो भी निर्णय या डिसीजंस आप लेते हैं उन्हें सारी कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए ही आपको रखना चाहिए, ताकि कोई भी हानि या नुकसान जो है वो आपको ना हो। अब धनु राशि के जातकों को विशेष करके क्या करना चाहिए? सूर्य को अर्घ अगर आप दे रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी जो है वो
वो डालकर आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ में अगर आपसे पॉसिबल है तो चांदी का दान कीजिए, भले एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर पॉसिबल है तो एक छोटा सा चांदी का बेल पत्र लीजिए और इसे शिवलिंग पर आप अर्पित कर दिए। जब ये जो चंद्र ग्रहण है वो समाप्त हो जाता है और मंदिर के कपाट जो है वो खुल जाते हैं। ये अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दोष, परेशानी, कष्ट, पीड़ा है वो सभी समाप्त होती है। नहीं कर सकते हैं चांदी की वस्तु का दान, तो ऐसे में अगर आप कच्चे चावलों का दान करते हैं उसमें एक चुटकी हल्दी मिक्स करके, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फल जो है वो आपके जीवन में देगा। अगले दिन चंद्र ग्रहण के, क्योंकि होली रंगों का त्योहार खेला जाएगा, तो ऐसे में अगर पीले पुष्प और पीले रंग में विशेष करके एक चुटकी हल्दी मिलाकर अगर आप सबसे पहला रंग जो है वो अपने आराध्य को या जिनके साथ भी आप पहला रंग जो है वो खेलेंगे उनको अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभता आने वाला वर्ष आपके लिए लेकर आएगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि से अष्टम भाव में ये ग्रहण जो है वो लगने वाला है और अष्टम भाव जो माना गया है वो लॉस का भी भाव माना गया है, सडन गेन्स का भी भाव माना गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित स्थिति में आ रहा है और शेयर मार्केट के लिए ये एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं और क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल आउटकम्स दोनों को ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में अगर इन 45 दिनों के अंतर्गत कोई सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कहीं पर भी, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे कोई नई प्रॉपर्टी अगर आप लेने की सोच रहे हैं या कहीं पर भी एक अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन को सही से पढ़ के कीजिएगा ताकि कोई भी ग्रे एरिया जो है वो ना रह जाए, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। मानसिक तनाव इस समय के दौरान आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जितना ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते हैं उतना ही अच्छा है। ग्रहण के उपरांत अगर आप कच्चे चावलों के साथ थोड़े से काले तिल मिलाकर उसका दान करते हैं या काली उड़द की दाल का अगर आप दान करते हैं किसी भी वृद्ध पुरुष को, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष करके ग्रहण सप्तम भाव में लग रहा है। सप्तम भाव दारा का भाव भी माना जाता है, यानी कि आपके स्पाउस का भाव। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो ऐसे में अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो ये आपके वर्किंग पार्टनर्स का भाव भी है। अब चाहे आप मैरिड हो या चाहे आप पार्टनरशिप में काम करते हो या अगर दोनों ही हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष करके बचकर संभल कर चलने का है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने संबंधों में जो निर्णय लेंगे या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्णय लेंगे वो हो सकता है कि आप दिल से ज्यादा और दिमाग से कम लें, जिसकी वजह से आपके निर्णयों में स्थिरता, स्टेबिलिटी ना हो, या फिर आप फार साइटेडनेस जो है वो एक पारदर्शिता जो चाहिए आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने की, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आती है। वो लोग विशेष करके जो इन्हीं मार्च और अप्रैल के महीने में अपने लिए विवाह के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कहीं पे रिश्ते का प्रस्ताव अगर आप लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में विशेष करके मुहूर्त आदि आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है आपके निर्णयों को थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। ऐसे में विशेष करके कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनको सबसे पहले अगर इनको नेगेटिव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, इन्हें लग रहा है इनके काम में बार बार अड़चने आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में अपने सर के ऊपर से 7 बार जटा वाला नारियल जो है आपको बार कर या तो इसे जल प्रवाह कर देना चाहिए या फिर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आ सकते हैं। ग्रहण के उपरांत सभी राशि वालों को विशेष करके स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए, नहाना चाहिए, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने घर में गौमूत्र की कुछ बूंदे जो है वो डालकर पानी में इसका पोछा लगाना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी दुष्प्रभाव या जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उससे क्रिएट होने वाली वातावरण में जो नेगेटिविटी है वो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर सके। आखिरी राशि मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि के छठे भाव में ये ग्रहण की स्थिति जो है आ रही है। ये भी जो एक भाव माना गया है, ये त्रिश और त्रिषढ़ाई और त्रिक भाव दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। ये शत्रुओं का भी भाव है, ये रोग रिपु का भी भाव माना जाता है। और यहाँ पे जब केतु और चंद्रमा पीड़ित होता है तो मानसिक स्वास्थ्य जो है उसमें परेशानी लेकर आता है। शत्रुओं से बचकर चलना है इस समय के दौरान। जॉब अगर बदलने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 45 डेज का जो समय है उस अंतराल में आपको ना जॉब छोड़ना है ना चेंज करना है, क्योंकि यहाँ से जॉब छोड़ देंगे वहां से ऑफर लेटर नहीं आएगा, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। साथ के साथ अपने कोलीग्स के साथ, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, अपने स्वभाव में विनम्रता लाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव या नेगेटिविटी जो है वो ना हो। अब
आपकी राशि वालों को विशेष करके थोड़ा सा सुनहरा रंग जो होता है, गोल्डन कलर, उसे यूज करके होली का पर्व जो है वो जरूर खेलना चाहिए अगले दिन। और मिष्ठान जो है वो बनाकर आपको लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना चाहिए। हलवा अगर अपने घर में बनाते हैं तो उसमें कुछ केसर की पत्तियां डाल के अगर आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। और चंद्र ग्रहण के उपरांत अगर आप चांदी का, चावलों का, चीनी का दान करते हैं, दूध का दान करते हैं और चंद्रमा को अगर अर्घ देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त करवाएगा। जी, तो आखिर की 4 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है वो हमने सभी चीज से जाना। अब ऋतु जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए चंद्र ग्रहण के दिन कहा जा रहा है कि होली खेली जाएगी, कुछ लोग अगले दिन भी होली खेलेंगे, कुछ 3 तारीख को भी होली खेलेंगे। लेकिन आपसे मैं यहाँ पर यह समझना चाहूंगी, इस चंद्र ग्रहण का होली पर सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नकारात्मक? नहीं, देखिए होली पर तो इस चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है और उसके आसपास कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव नहीं रहता है। और इस बार तो ग्रहण भी पूर्णिमा पे ही लग रहा है और प्रतिपदा पे हम होली मनाते हैं, तो इस बार मुहूर्त का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कब होली खेलना है। और हमारे शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रहण के दिन होली का पर्व खेलना वर्जित है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, अगर आप मुहूर्त चिंतामणि भी देखेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जब अगर ग्रहण है तो उस समय होली, क्योंकि रंगों से खेली जाती है, एक बार को अगर हम सिर्फ पानी से खेलें तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि रंगों से होली खेली जाती है तो ग्रहण के समय होली बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं अगर शास्त्रों के आप माने तो। और अगर देखिए आजकल ये है कि सब लोग अपनी सुविधा अनुसार त्यौहार मना रहे हैं, अपने समय के अनुसार मना रहे हैं कि उनको कौन सा समय सूट करता है, उनको कब सुविधा रहेगी, तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर हम सनातनीय परंपरा से हैं और अगर हमें अपने शास्त्रों को मानना है, उन पे जो लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से ग्रहण में बिल्कुल भी होली नहीं खेल सकते हैं। होली हम दूसरे दिन 4 तारीख को ही खेलेंगे और तभी होली के लिए सही भी, क्योंकि इस बार जो होलिका पर्व है, जो होलिका दहन हो रहा है, वो 2 तारीख को हो रहा है। तो 2 तारीख की रात में जब भद्रा समाप्त हो रही है, भद्रा का जो पुच्छ काल स्टार्ट हो रहा है 12:30 से और 2 के बीच में, उस समय हम होलिका मना रहे हैं। और उसके बाद सुबह के समय ग्रहण लग जा रहा है जो शाम तक चलेगा। और ये रंगों का त्यौहार शाम का नहीं है, ये दिन का त्यौहार है। अब यही अगर होलिका दहन की बात होती तो हम एक बार को सोच सकते थे, लेकिन होली का पर्व दोपहर का होता है, उदया तिथि से लिया जाता है। तो इस बार जो रंग हम खेलेंगे वो 4 तारीख को ही खेलना शुभकर है। ठीक है, तो मतलब होली अगर कोई भी सेलिब्रेट कर रहा है तो 4 तारीख को ही रंगोत्सव वाली होली सेलिब्रेट करे। ठीक है, अगला सवाल सेवी जी आपसे मेरा रहने वाला है। 12 राशियों के बारे में हमने समझा कि किस राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, गर्भवती महिलाओं पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो गर्भ के अंदर जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने की लेयर होती है उस पे सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा का प्रभाव है वो देखा जाता है। और ऐसे में जब चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आता है तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो माँ पर और साथ में शिशु यानी कि बच्चे पर होने की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ग्रहण काल की अवधि जब शुरू हो रही है, यानी कि भले ही 3:20 पर ग्रहण की अवधि भारतीय समय से शुरू हो रही है और उस समय चंद्रमा आकाश में नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भौगोलिक घटना है जिसका हर व्यक्ति विशेष पर प्रमाण और जो उसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। देखिए सूर्य हमसे इतना दूर है लेकिन वहां की जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है। ऐसे ही चंद्रमा जो है हमें यहीं से दूर भी खड़े होते हुए चमकता हुआ नजर आता है। यानी कि देश दुनिया के किसी भी हिस्से में आप क्यों ना रह रहे हो, जब ऐसी जो स्थितियां होती हैं बनती हैं तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो विशेष करके गर्भवती जो महिलाएं हैं इस समय के दौरान उनको हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए सुबह, ताकि 3:20 से लेकर, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप मेडिकेशन पे नहीं है तो इस समय के दौरान अगर आप 3:20 से लेकर 6:47 तक का जो समय है 3 घंटे का लगभग, इस समय कुछ अगर आप खाना पीना नहीं ग्रहण करती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर दवाइयाँ लेती हैं, मेडिकेशंस लेती हैं, तो ऐसे में पहले से ही अपने खाने में तुलसी डल डालकर फिर आप अपना जो भोजन है वो कंज्यूम कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी जो भी खाना आप कंज्यूम करेंगे मेक श्योर कि वो लाइट हो, क्योंकि जब ग्रहण की स्थिति आती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमारी पाचन की जो क्षमता और शक्ति होती है वो कमजोर होती है। इसी वजह से भी ये कहा जाता है कि ग्रहण काल के समय आपको खाना खाना वर्जित होता है। तो अगर आप नहीं परहेज कर सकती हैं ग्रहण काल की अवधि का, तो ऐसे में एटलीस्ट तुलसी दल डालकर आपको खाना खाना चाहिए।
इस समय के दौरान महिलाएं जो हैं अगर वो मिट्टी का लेप जो है वो अपने गर्भ पर करके रखती हैं तो उससे भी जो नेगेटिव रेज आती हैं उससे कहीं ना कहीं वूम्ब को प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। इसका भी विशेष करके इन्हें ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण की अवधि काल में तो वैसे ही क्योंकि 3 तारीख को इस वर्ष जो है कोई भी पर्व जो है वो नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि ग्रहण अवधि में सांसारिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो ना आप होली खेलेंगे, ना आपको घर से बाहर निकलने की ऐसी कोई खास विशेष आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। तो इसमें बेहतर यही है कि एटलीस्ट जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस दिन के दौरान अगर घर के अंदर ही रहती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम उनके स्वास्थ्य के लिहाज से साबित होगा। दूसरी चीज, जितना मानसिक जाप आप कर सकते हैं इस समय के दौरान उतना ही अच्छा है। मैनिफेस्ट की हर कोई जो है वो बात करता रहता है। आपको पता है कि दिन भर में 4 पहर ऐसे होते हैं जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है 4 मिनट के लिए केवल जागृत होती है, और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती नाड़ी जो है वो जागृत होती है उस समय किया गया कोई भी अच्छा थॉट, कोई भी मैनिफेस्टेशन, उस समय दिया गया वरदान और श्राप दोनों इक्वल माने जाते हैं। और जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो ऐसे में आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि व्यक्ति दोनों नाकों से, दोनों नॉस्ट्रिल से एक ही समय पे सांस लेता है। और इस समय के दौरान की गई मानसिक जाप, इस समय के दौरान सोची गई अच्छी चीज़ों का आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नेगेटिविटी जो है उसे थोड़ा सा साइड कीजिए और पॉजिटिविटी के लिए अपने जीवन में जगह बनाइए, ताकि ये जो भौगोलिक घटना हो भी रही है उसका मानसिक तनाव जो उसका जो प्रभाव है वो आप पर ना पड़े। अगले दिन वैसे ही रंगों का बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा अवसर जो है, बच्चे सब लोग जो है पूरे साल वेट करते हैं कि कब होली आएगी और हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी के अवसर को मनाएंगे। तो खुशी का त्योहार आ रहा है, खुशी से इस पर्व को मनाइए और जो भी नेगेटिविटी है या जो भी कंफ्यूजन्स है उन्हें दूर कर दीजिए। तुझे आपके पास आते हुए हमने अभी जाना कि सिंह राशि पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे में अगर बात मैं सिंह राशि की करूं या फिर किसी भी राशि की, कौन सा वो मंत्र रहने वाला है चंद्र ग्रहण जिसके चलते चंद्र ग्रहण कम इम्पैक्ट डाले? बिल्कुल, देखिए सभी राशियों के लिए अगर बात करें, एक तो होता है कि अपनी राशि अनुसार भी आप मंत्र कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने मंत्र नाम दीक्षा ली हुई है किसी भी गुरु से, जो दीक्षा लेते हैं हम, तो उस नाम का जाप अवश्य करिए। जितने लोगों ने गुरु दीक्षा ली हुई है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने दिए हुए मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास ऐसा नाम जब आपने नहीं लिया है तो आपकी श्रद्धा जिस इष्ट में है सबसे ज़्यादा, देखिए ग्रहों की बात और राशियों की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले होता है कि आपके अपने इष्ट, अपने आराध्य, जिनको हम दिन भर भजते हैं, जिनका हम रोज़ नाम लेते हैं, रोज़ अपनी पूजा पाठ में जिनकी आराधना करते हैं, तो ग्रहण के समय उनका नाम जप अवश्य करना चाहिए, चाहे वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो। अब बात करते हैं देखिए चंद्र ग्रहण की, तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को ग्रहण किया हुआ है, तो शिव नाम का जाप सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। तो आप इस दौरान नमः शिवाय, सबसे छोटा सा मंत्र है, उसका जाप कीजिए। श्री सांब सदा शिवाय नमः, जो कि शिव पुराण में वर्णित है, शिव पुराण का पहला मंत्र है, पहला अक्षर है सांब सदा शिवाय नमः। इसका आप जाप कीजिए, ग्रहण के समय बहुत लाभकारी है। तो भगवान शिव की आराधना हमेशा चंद्र ग्रहण के समय करनी चाहिए। और अब त्रिपाठी जी से भी समझेंगे कि ग्रहण के दिन, ग्रहण काल में क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण काल में आपको जप, तप, साधना, ईश्वर पूजा, मंत्र का जप, तर्पण, अपने पूर्वजों के तर्पण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबकी ग्रह स्थितियां ठीक होती हैं। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शयन नहीं करना चाहिए, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और खास तौर से ग्रहण काल के समय जो गर्भवती महिला अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उनको चंदन का लेप या तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए, और जो गोबर का लेप है वो पेट पर लगा के बैठना चाहिए, और ग्रहण काल तक इनको बैठना चाहिए। भगवत भजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। सैवी जी, आपसे भी मेरा सवाल यही रहने वाला है कि कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को, सिंह राशि के जातकों को, और तमाम जो जातक हैं, चाहे बात महिलाओं की कर ले, बच्चों की कर ले, यंग एज के लोगों की कर ले। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर समझना हो जाती है वो है भाव। भाव अगर आपका सच्चा है और जिनके प्रति आपकी आस्था है, बिल्कुल अच्छा अभी आचार्य ऋतु जी ने बताया कि जिनके प्रति आपकी आस्था सच्ची है
उनका नाम आपको सबसे पहले, उनका नाम जो है, उनका नाम से जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर हम आपको कोई मंत्र बताते हैं और उससे आपके उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो वैसे ही मंत्र जाप का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो मंत्र आपको कंठस्थ है, जिसमें गलतियां ना हो, उसका जाप आप करें। क्योंकि सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह माना गया है, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ओम घृणी नमः इसके साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप अगर जातक करेंगे तो चंद्र ग्रहण का उन पर नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।